बाद 1 इंच आगे वो काम गया नहीं। जो यहाँ लोग बार बार ये मांग करते आए कि मुगल रोड के जरिए एक टनल बनाइए ताकि हमें साल के 12 महीने कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए, उस टनल पे भी इन 10 सालों में कोई काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ जो बेरोजगार नौजवान है, इनसे मैं पूछता हूँ, पिछले 6-8 साल में मेंढर में क्या कोई नया कारखाना खुला? मेंढर में क्या कोई नई फैक्ट्री आई? मेंढर में यहाँ कोई बेरोजगारी को कम करने का जरा सा भी इन्होंने कोई कोशिश की? हमारे दौरे हुकूमत में इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब आया करते थे इसी हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर उनका उतरता था, वहाँ कैंप लगती थी, वहाँ अगर छाती और कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे ऑर्डर पे दस्तखत करके वहीं पे लड़कों को पुलिस में दाखिल किया करते थे। मैं पूछता हूँ होम मिनिस्टर साहब से, सारी फौज तो आपके पास है, जे पुलिस भी आपके पास, सीआरपी भी आपके पास, बीएसएफ भी आपके पास, आईटीबीपी भी आपके पास, एसएसबी भी आपके पास, खुदारा मुझे बताइए ना, यहाँ मेंढर में आपने बच्चों के लिए कोई स्पेशल भर्ती का सिलसिला रखा जिसके तहत मेरे नौजवान यहाँ कोई मुलाजमत हासिल करने में जो है कामयाब हो? नहीं। कोई पावर का आपने कोई नया प्रोजेक्ट इन दरियाओं पे बनाया? जो हमने डीपीआर तैयार किए उनको आपने डब्बे में बंद रखे। हर लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ लोगों को तंग करने के अलावा और कुछ नहीं मिला। कहते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि यहाँ आतंकवाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैलाया। पहले तो मेरी समझ में नहीं आता ये बीजेपी वाले अलग अलग जबान में बात क्यों करते हैं। बाकी मुल्क में जब इनको तकरीर करनी होती है तो आतंकवाद, मिलिटेंसी, टेरर, इन चीजों के लिए ये पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हैं। जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं होता। जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं ये 3 खानदान जो है ये मिलिटेंसी के लिए कसूरवार हैं। 1 मिनट के लिए अगर होम मिनिस्टर साहब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हमारा कसूर है, मेरा है, जावेद राणा साहब का है, मियां साहब का है, हमारी बहन परवीन का है, बाकी साथियों का है, तो खुदारा फिर पाकिस्तान से आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर पाकिस्तान मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार ये 2 सियासी तंजीमें या ये 3 खानदान है, तो आपने पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता बंद क्यों किया? आपने पाकिस्तान के साथ जो हमारे रास्ते खुल गए थे, जो हम लोगों का आना जाना रहा था, आपने उसको बंद क्यों किया? कहीं ना कहीं आपके कहने और आपके करने में फर्क है और वो फर्क समझ नहीं आता। अब यहाँ लोगों को डराने के लिए वो हमारे मंशूर के हवाले से कहेंगे कि हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले, हम आपके रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। अरे ना, रिजर्वेशन यहाँ पे खासकर मेरे जो पहाड़ी भाई हैं, बहन हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले अगर यहाँ से चिट्ठी गई, उस चिट्ठी पे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का दस्तखत था और किसी और का था नहीं। ये हम लोग थे जिन्होंने अपनी हुकूमत में 2014 से पहले पहाड़ी रिजर्वेशन का सिलसिला खोला। उसी चीज को नकल करते हुए मरकज ने जो है इस चीज को आगे लिया। हम वो लोग नहीं है ना जो आपके रिजर्वेशन का जो आपका हक है उसमें टांग अड़ाएंगे या उसमें आपको तंग करेंगे। उल्टा हम ये करना चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। इन बीजेपी वालों ने इस रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को दिया है जो शायद ही जिंदगी में कभी जम्मू शहर से बाहर आए हों। इसलिए आज लिस्टें नहीं निकल रही हैं। आज जब से आपको रिजर्वेशन का फायदा मिला है उसके बाद बताइए ना, कोई रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकला? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले उन्होंने रिक्रूटमेंट की कोई लिस्ट निकाली तो उनका सारा झूठ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें ना मेंढर का कोई होगा, ना पुंछ का कोई होगा, ना सुरनकोट का कोई होगा, ना रजौरी का कोई होगा, ना दरहाल का कोई होगा, ना कालाकोट का कोई होगा। उसमें अक्सर बेशतर जो लोग इस रिजर्वेशन का फायदा लेंगे वो वही लोग हैं ना जिनके बच्चे जो है जम्मू के स्कूलों में पढ़े, जिन्होंने जम्मू शहर के बाहर कोई इलाका देखा नहीं। और आप लोग जिनको वाकई इस रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए था, आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। इसलिए इनके झूठ में मत पड़िए, इनके झांसे में मत पड़िए। ये वही लोग हैं जो आज सुबह तक आपको ये कहते रहे कि मियां अल्ताफ साहब इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे। कह रहे थे ना, जगह जगह इन्होंने, क्यों इनको झूठ के अलावा और कुछ है नहीं बेचने के लिए ना। तो हमारे जलसे को नाकामयाब करने के लिए
انہوں نے جگہ جگہ یہ افواہ پھیلائی جناب نیشنل کانفرنس کے پروگرام میں میاں الطاف صاحب آئیں گے نہیں کیونکہ وہ مینڈر آتے یہاں پہ ووٹ مانگنا نہیں چاہتے. چلیے نا آپ کے سامنے جھوٹ کون بول رہا تھا سچ کون بول رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں کل جب تقریر ہوگی اس میں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے دیا کیا؟ آج دیکھیے بجلی کا حال دیکھیے 8-8 10-10 12-12 گھنٹے بجلی کی کٹ اور بجلی کا بل آسمان میں. پوچھئے ہوم منسٹر صاحب سے کیا خطا تھی آپ کی جہاں ہمارے دور حکومت میں بجلی کا بل 250 300 350 روپے. آج بجلی فیس دیہات کے علاقوں میں 1650 روپے سے کم مہینے کا بل آپ کے گھر نہیں پہنچتا. روزگار کے متعلق میں نے بات کی. ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئی تو پہلے دنوں کے اندر ہم 1 لاکھ سرکاری نوکری لگانے کا کام کریں گے. مفت بجلی فراہم کرنا شروع کریں گے تاکہ بجلی کے بل کا جو آپ کے اوپر دباؤ ہے وہ کم ہو. مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, جب وزیر اعظم صاحب نے گیس کے چولہے بانٹے تھے. کہا تھا یہ گیس کا چولہا لے لو اور اس کو استعمال کرو گھر میں کھانا بنانے کے لیے, کیونکہ آپ لکڑی جلاتے ہو اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے, آپ گوبر جلاتے ہو اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے, یہ گیس کا چولہا جلاؤ اور اس سے کھانا بناؤ. لیکن وزیر اعظم صاحب اس وقت یہ بتانا بھول گئے تھے کہ گیس کا چولہا جلانے کے لیے گیس کا سلنڈر بھی خریدنا پڑتا ہے اور ہر مہینے گیس کے سلنڈر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. نتیجہ یہ نکلا کہ عام طور پہ ایسے گھر ہیں جو اس گیس کے چولہے کو جلانے کے قابل ہی نہیں. انہوں نے اس گیس کے چولہے پہ کپڑا چڑھا کے اس کو سجاوٹ کے طور پہ استعمال کیا, کھانا پکانے کے لیے نہیں. ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ چولہا انہوں نے دیا ہوگا جلانے کے قابل آپ کو رکھا نہیں, ہم سال میں آپ کو 12 گیس کے سلنڈر مفت دیں گے تاکہ وہ چولہا جو ہے دوبارہ جلے. لیکن اس چولہے کا کیا فائدہ نا جس چولہے پہ کچھ پکانے کے لیے نہ ہو. اور یہی میں پھر ہوم منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کیا قصور تھا لوگوں کو یہاں کہ آپ نے راشن کارڈ میں سے سارا سامان نکالا. ہمارے دور حکومت میں اسی راشن ڈپو کے تحت مٹی کا تیل آپ کو فراہم ہوتا تھا, اسی راشن ڈپو کے تحت چینی آپ کو ملتی تھی, اسی راشن ڈپو کے تحت اسکیل کے متعلق اسکیل کے حساب سے آپ کو راشن ملتا تھا. آج اس راشن ڈپو سے نہ آپ کو مٹی کا تیل ملتا ہے نہ آپ کو چینی ملتی ہے, اور راشن کا اسکیل اتار کے انہوں نے 3.5-5 کلو مہینے کا کیا ہے جس پہ کسی کا گزارا ہی نہیں ہوتا. بکروال بھائیوں کا تھا, اس حق سے آپ لوگوں کو محروم رکھا گیا. ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئی تو فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت ان جنگلوں پہ پہلا حق آپ کا ہوگا پھر کسی اور کا. اسی طرح ہمارے دریاؤں پہ ریت نکالنے کے لیے پتھر نکالنے کے لیے یہ ہم نکالتے تھے, اس کا حق ہمارا ہوتا تھا. ان لوگوں نے باہر سے لوگ لائے اور یہ ٹھیکے ان کو دیے. انشاءاللہ ہمارے منشور میں ہم اس بات پہ وعدہ بند ہیں کہ جہاں جہاں بڑا پروجیکٹ بنے گا, چاہے وہ بجلی کو لے کے ہو, سڑک کو لے کے ہو, ٹنل کو لے کے ہو, چاہے وہ دریا سے ریت یا پتھر نکالنے کی بات ہو, جہاں پہ بھی یہ پروجیکٹ بنیں گے وہاں پہ روزگار کا پہلا حق ہمارے نوجوانوں کو ہوگا پھر کسی اور کو ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کو ممکن بنانے کے لیے آپ کو ایک بات کا خیال ضرور رکھنا پڑے گا کہ آپ کے ووٹ تقسیم نہیں ہونے چاہیے. اب یہ بی جے پی والے آئیں گے اور آپ سے ووٹ مانگیں گے. میں تو پہلے اس بی جے پی کے کا جو امیدوار ہے اس سے پوچھتا نا آپ کی سیاست کیوں اتنی بدل جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا نا آپ ایک دن اس سائڈ ہو تو دوسرے دن دوسرے سائڈ. مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب 1 سال پہلے 370 کو لے کے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا. سپریم کورٹ کے سامنے 370 ہٹانے کے خلاف مظفر بیگ صاحب کے ساتھ یہی بی جے پی کا امیدوار کھڑے ہو کے اس وقت سپریم کورٹ کو لیکچر کر رہا تھا. 1 سال پہلے وہ 370 کو بچانا چاہتا تھا, آج وہ اس تنظیم کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے جس نے 370 ہٹانا ہے ہٹا دیا اور کہا یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. تو مجھے بتائیے نا آپ امیدوار صاحب,
आपका ये रूप सही है या आपका वो रूप सही है, क्योंकि दोनों सही हो नहीं सकते। एक साल पहले आप एक बात कर रहे थे, आज आप एक बात कर रहे हो। लेकिन मैं एक और आपसे बात कर पूछना चाहता हूँ, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मुझे बताइए ना, आप इस जमात में आपकी हैसियत क्या है? ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, ये आपको किस अंदाज से देखते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है, ये आजादी के बाद पहली ऐसी हुकूमत है जहां मरकज की सरकार में 14% इस मुल्क की जो आबादी मुसलमानों की है, उसमें एक भी मिनिस्टर नहीं है, एक भी नहीं। जिन मुसलमानों से ये आज वोट मांगने आएंगे, जिन मुसलमानों से आज ये होम मिनिस्टर साहब वोट मांगने आएंगे, उनसे पूछिए क्या हमारा हक नहीं था कि हमारा भी नुमाइंदा कहीं मरकज की हुकूमत में हो, जहां 2% आबादी सरदारों की जो है उनका नुमाइंदा है। हमारा 14% आबादी जो है, क्या हमारा नुमाइंदा का कोई हक नहीं? क्या 140 करोड़ मुसलमानों में आपको एक भी मुसलमान ऐसा नजर नहीं आया जो यहाँ मिनिस्टर बनने के काबिल हो? और क्या यही बीजेपी को हम वोट दें, जो हमारे मस्जिदों पे ताले लगाएं, जो हमारे दरगाहों पे ताले लगाएं, जो हमारे मदरसों पे ताले लगाएं, जो मुसलमानों के दुकानों को बुलडोजर चलाएं यूपी में, जो हमारे नमाज पढ़ते हुए जुमा को नमाजियों को लात से नीचे गिराएं, जो हमारी बेटियों को बच्चियों को कहें कि पहले दुपट्टा उतारो फिर जाके कॉलेज या स्कूल में तालीम हासिल करो? क्या इस बीजेपी के लिए ये लोग वोट मांगने आएंगे? किस मुंह से मांगेंगे ना? इन्होंने किया ही क्या हमारे लिए कि आप लोग अपने वोट उनके लिए जो है तकसीम करोगे? और यही बात वो पीडीपी वाले क्या झूठ कहते हुए वो थकते नहीं? 2014 में यही पीडीपी वाले थे जिन्होंने उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए एक ही नारा इस्तेमाल किया, कहा बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। और 28 सीटें जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस वक्त मुफ्ती साहब के गोद में डाले। नतीजे निकलते ही मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने क्या किया, वो 28 के 28 एमएलए जो हैं बीजेपी की गोद में जाके डाल दिए। आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि कल को अगर दोबारा ये पीडीपी वाले जीतते हैं, ये जाके बीजेपी के साथ जाके बैठेंगे नहीं? 2014 में जैसे किया तो 2024 में भी कर सकते हैं। आज मैं आया हूं मियां साहब के साथ, अपने बाकी साथियों के साथ, आपको होशियार करने के लिए, आपको बाखबर करने के लिए कि खतरा अभी टला नहीं है। ये लोग मुकम्मल कोशिश करेंगे हमारी आवाज को दबाने की, हमें तकसीम करने की, हमें अलग करने की। ये चाहते नहीं है कि हम एक साथ आए, क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं नतीजा इनके लिए अच्छा नहीं होता। जब हम एक साथ आते हैं तो भारी अक्सरियत से मियां अल्ताफ साहब जैसे लीडर जो हैं वो कामयाब होकर जाते हैं। इनकी कोशिश रहेगी और आप मान के चलिए ये आपको तकसीम करेंगे, कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन कश्मीर से, कौन जम्मू से, कौन गुजर, कौन पहाड़ी, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि सब एक साथ आए। लेकिन मैं आपसे मोतबाना इस बात की गुजारिश करने आया हूं कि मत हो जाए, ना हो जाए अलग, मत दीजिए इनके साजिशों को कामयाब होने का मौका। आप लोग मेहरबानी करके 25 तारीख, अब ज्यादा दिन रही नहीं, 3 दिन रह गए कैंपेन को और उसके बाद 2 दिन के बाद वोट पड़ेंगे, 5 दिन रह गए कुल। मेहरबानी करके मेरी इन बातों पर गौर करिए।